पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की योग्य प्रत्याशी बहन पूर्णिमा विद्यार्थी जी, जिला करोलबाग के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र बब्बर जी, हमारे यहाँ के चारों निगम पार्षद स्वयं पूर्णिमा विद्यार्थी जी, यहाँ की स्थानीय पार्षद बहन अर्चना गुप्ता जी, हमारे बहुत ही अनुभवी पार्षद डॉक्टर भीम सिंह जी, बहन श्याम बाला जी, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण और इस जनसभा में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाइयों। वैसे तो जब किसी भी राज्य में चुनाव प्रचार होता है तो जहाँ का भी कार्यक्रम बनता है हम वहीं पहुँचते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनके लिए वोट मांगने में माथा ऊंचा होता है। और सबसे पहले मैं इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहती हूँ। सबसे पहले इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूंगी कि पूर्णिमा मेरे लिए एक ऐसी ही प्रत्याशी है जिनके लिए मैं मस्तक ऊंचा करके वोट मांग सकती हूँ। यहीं के अलग अलग 3 वार्डों से वो पार्षद रही हैं, अपरिचित नहीं है आपसे। बलजीत नगर का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने, आनंद पर्वत का प्रतिनिधित्व किया है, ईस्ट पटेल नगर का प्रतिनिधित्व किया है। और इसीलिए मैं आपको कह सकती हूँ कि चुनाव समिति में किसी अन्य नाम की चर्चा ही नहीं हुई, सीधे सर्वसम्मति से तय किया गया। पूर्णिमा विद्यार्थी तय किया हमने कि पूर्णिमा विद्यार्थी पटेल नगर से चुनाव लड़े, क्योंकि ये वो महिलाएं जो अपने संघर्ष और योग्यता के बल पर आगे आई हैं और जिन्होंने अपने काम से अपनी एक पहचान इलाके में बनाई है। इसलिए मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने पार्षद के रूप में उनको बार बार जिताया है, इस बार विधायिका बना करके दिल्ली विधानसभा में भेजने का काम करें। वो 24 घंटे काम करके आपकी सेवा करें। आज ऐसे विधायक और ऐसे विधायकों की सरकार हमें दिल्ली में चाहिए। दिल्ली में केवल प्रदेश की सरकार नहीं है मित्रों, यहाँ केंद्र की सरकार का भी मुख्य कार्यालय, हेडक्वार्टर दिल्ली है। अपेक्षा तो ये होती है ऐसे नगरों की जो राजधानियां होती हैं और जहाँ अपनी सरकार भी होती है और केंद्र की सरकार भी होती है, कि दोनों सरकारें मिलकर इस नगर का उद्धार करेंगे। लोगों को अपेक्षा तो ये थी कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली सबसे सुंदर नगर होगा, दिल्ली सबसे सुरक्षित नगर होगा और हम दिल्ली वासी दिल्ली में रहने पर गर्व कर सकेंगे, माथा ऊंचा करके कह सकेंगे किसी से कि आप कहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में, कि हम दिल्ली में रहते हैं। लेकिन माफ करिए, हुआ है उल्टा। दोनों सरकारों ने केवल यहाँ के व्यक्ति को सताने का काम किया है, त्रास देने का काम किया है, कष्ट देने का काम किया है। केंद्र की सरकार खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ा देती है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा देती है और दिल्ली की सरकार बिजली और पानी के दाम बढ़ा देती है। ये मेरी बहनें बैठी हैं, महंगाई की पहली मार इनकी रसोई पर पड़ती है। मैं स्वयं एक महिला हूँ इसलिए जानती हूँ। मैं स्वयं अपना राशन केंद्रीय भंडार से मंगाती हूँ, किसी बड़ी दुकान से नहीं मंगाती और वहाँ दाम नियंत्रित होते हैं। कोई औने पौने दाम पर चीज़ नहीं बेच सकता। जो सरकार के द्वारा तय किए गए दाम हैं वो केंद्रीय भंडार से होते हैं। अभी इसी नवंबर महीने का जो राशन मैंने मंगाया उसमें आटा आया है 18 रुपये 20 पैसे किलो, चावल आया है सादा चावल 31 रुपया किलो, चीनी आई है 36 रुपया 80 पैसे किलो, नमक आया है 15 रुपया किलो, अरहर की दाल आई है 76 रुपया किलो, धुली मूंग आई है 79 रुपया किलो, सरसों का तेल आया है 102 रुपया किलो। मैंने कोई मद, कोई आइटम वो नहीं गिनाया जो अमीरों की रसोई में आता है। आटा, दाल, चीनी, चावल, तेल और वो भी सरसों का, ये वो है जो हर गरीब की रसोई को चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए
कि जिस गरीब महिला के पति की आमदनी में 1 पैसे की बढ़ोतरी ना हुई हो और उसके रसोई का बजट हर महीने 100 रुपया बढ़ जाता हो, वो कैसे तालमेल बैठाए? सिवाय इसके कि वो रोटी तो कटौती करे, बेटे बेटी को 2 की जगह 1 रोटी दे, 1 कटोरी दाल की जगह आधी कटोरी दाल रखे, नमक भी कम डाले, चाय कभी चीनी की तो कभी गुड़ की पिलाए। क्या करे वो? कैसे अपनी रसोई चलाए? एक ही चीज आती है उसको, कोसती है खड़ी होकर के सरकार को, हर दिन कोसती है। जब डब्बे खाली हो जाते हैं और जेब में पैसा नहीं होता आगे का राशन मंगाने के लिए, तब दिन रात कोसती है। डीजल और पेट्रोल के दाम, जिस समय हमारी सरकार गई थी मई 2004 में, 33 रुपया 71 पैसे था डीजल का दाम, और आज 71 रुपया 2 पैसे है, 2 गुने से ज्यादा। डीजल जब हम गए थे तो 26 रुपया लीटर था, आज 53 रुपया लीटर है, 2 गुने से ज्यादा। डीजल की मार किसान पर पड़ती है। पहली, खेत को बिजली नहीं मिलती तो डीजल से जनरेटर चलाता है, पंप चलाता है। और मेरे जो बेरोजगार युवा भाई स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़के, जब अपनी माँ से पैसा मांगने जाते हैं, बढ़ा हुआ पैसा डीजल पेट्रोल का, तो माथा पीट कर कहती है कि रसोई का खर्चा तो चलता नहीं और तेरे पेट्रोल के पैसे कहाँ से लाऊं, बेटा घूमना बंद कर दे। उस समय माँ भी कोसती है और बेटा भी कोसता है, दोनों कोसते हैं। लेकिन ये कोसने वाले लोग जब अखबारों में पढ़ते हैं कि यहाँ के मंत्री और केंद्र के मंत्री दोनों हाथों से सरकारी खजाना लूटने में लगे हैं, तो उनके मन के अंदर विद्रोह पैदा होता है, आक्रोश की आग पैदा होती है, और तब वो ये कहते हैं कि अब तो इस सरकार से पिंड छुड़ा कर ही देंगे। और आपसे कहने आई हूं, वो पिंड छुड़ाने का समय आ गया। लोकतंत्र में पिंड छुड़ाने के लिए ज्यादा देर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, और चुनाव का समय है पिंड छुड़ाने का समय। इस मौके को चूकिए मत। ये दोनों सरकारें आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। 70,000 करोड़ का घोटाला तो यहां हुआ है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला दिल्ली में हुआ है, हमने उजागर नहीं किया, किसी और विपक्षी दल ने उजागर नहीं किया, उस संस्था ने उजागर किया है जिस पर संविधान ने जिम्मेदारी डाली है सरकार का लेखा जोखा देखने की। सीएजी ने उजागर किया है 70,000 करोड़ का घोटाला। एक सांसद जेल में गया, किस पार्टी का? कांग्रेस का। लेकिन जब हमने कहा कि आज सीधे मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच रही है, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि मैंने एक कमेटी गठित की है, शुंगलू कमेटी, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई होगी। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट तो कब आ गई, ठंडे बस्ते में पड़ी है, कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं थे, ये कांग्रेस वेल्थ गेम्स थे, जो कांग्रेस के लोगों की संपत्तियां बढ़ाकर चले गए। सारा घोटाला कांग्रेसियों की सांठगांठ से हुआ है, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री उन पर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? अभी भाई वीरेंद्र बब्बर बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम घोटाले की, कोल आवंटन घोटाले की, 1,76,000 करोड़, 1,86,000 करोड़, जीरो कितनी लगेंगी ये बच्चे भूल जाते हैं। लिखिए जब 1,76,000 करोड़, 0,0,0,0,0 लगाते जाइए, 1,86,000 करोड़। और कोल ब्लॉक आवंटन की आंच तो सीधे प्रधानमंत्री के घर तक पहुंची है। वो स्वयं कोयला मंत्री थे जिस समय एक कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया है। इन सारी बातों का बदला लेने का समय आया है मित्रों। अभी मैं यहाँ बैठी मंच पर बहन मीरा शास्त्री से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि मैं तो 70 की 70 विधानसभाओं में केवल महिला सुरक्षा का प्रश्न ले रही हूँ। ये बहुत बड़ा प्रश्न है दिल्ली के लिए, बीसियों बार हमने संसद में उठाया है। दिल्ली को सबसे ज्यादा असुरक्षित नगरी घोषित किया गया महिलाओं के लिए, ये हमारे लिए शर्म की बात है। वो नगरी जिसकी मुख्यमंत्री स्वयं महिला है। अभी कह रहे थे भाई वीरेंद्र जी कि वो कहती है मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। केवल यही नहीं कहती, वो सलाह देती हैं बच्चियों को
कि आप रात के समय या औने पौने टाइम काम करने मत जाया करें। मैं कहना चाहती हूँ उनको कि शीला जी, कोई बच्ची अपने शौक से रात को काम करने नहीं जाती, उसके परिवार की गरीबी और मुफलिसी उसे काम करने पर मजबूर करती है। आपकी इस महंगाई के ज़माने में जब परिवार का गुजारा एक या दो आमदनियों से नहीं होता, तब घर की बेटी निकलती है। और आपके यहाँ तो रोजगार है नहीं, तो रोजगार मिलता है कॉल सेंटर पर। और कॉल सेंटर में इसलिए सुबह के 4 बजे जाती है क्योंकि वहाँ से उसे अमेरिका बात करनी होती है, और अमेरिका और हिंदुस्तान के समय का अंतर है। ये मजबूरी है उसकी, शौक नहीं है कि वो सुबह 4 बजे जाए। चाहिए तो ये कि अपने बच्चियों की इस मजबूरी को देखते हुए हर कॉल सेंटर से नाइट बस चलाई जाए, उसमें 2 महिला कांस्टेबल और 2 पुरुष कांस्टेबल बैठाए जाएं उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन आपकी तो आदत है, हर कुछ जो अच्छा किया वो मैंने किया, हर कुछ जो बुरा किया वो दूसरे ने किया। आप ठीकरा फोड़ देती हैं। अगर सुरक्षा नहीं है तो पुलिस कमिश्नर पर जाना। जिस समय मैं मुख्यमंत्री बनी थी, महज 40 दिनों के लिए, कानून और व्यवस्था तो उस समय भी केंद्र के हाथ में थी, हमारे हाथ में नहीं थी। लेकिन ये कहकर मैं जिम्मेदारी से बरी नहीं हो गई कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मैं खुद सड़कों पर उतरी थी, मेरे साथ मेरे मंत्री उतरे थे। मैंने आते ही पहला बयान दिया था, मैं रातों को जागूंगी ताकि मेरे दिल्ली वाले चैन से सो सकें। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, इसलिए आप दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ती हैं। आप जानते हैं, जब हमने महंगाई का मामला उठाया तो कांग्रेस के एक मंत्री हैं चरणदास महंत, उन्होंने जवाब दिया, महंगाई तो इसलिए बढ़ गई क्योंकि गरीबों ने खाना खाना ज़्यादा शुरू कर दिया। इस तरह के उत्तर देते हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष कहते हैं हम गरीबों की बात करते हैं, ये अमीरों की पार्टी है। आप गरीबों की बात करते हैं और कहते हैं गरीबी तो मन की स्थिति है। मित्रों, आप जानते हैं इनके आंख में गरीब कौन है? मैं आंकड़ा देकर कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार ने तय किया है कि अगर 32 रुपया रोज कोई आदमी अपने पर खर्च कर सकता है दिल्ली शहर में, तो वो अमीर है, गरीब नहीं है। यानी 960 रुपया एक महीने में दिल्ली में कमाने वाला व्यक्ति सरकार की आंख में अमीर है, गरीब नहीं है। तो कौन से गरीब की बात करते हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष? कौन से गरीब की बात करते हैं आप? 960 से ऊपर वाला व्यक्ति तो अमीर है। तो ऐसा तो कोई आदमी नहीं होगा जो 1000 रुपया महीने का ना कमाता हो परिवार। 1000 रुपये से भी 40 रुपया कम कमाने वाला व्यक्ति इनकी आंख में अमीर है। ये महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकती और केंद्र देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। पाकिस्तान के सैनिक आते हैं देश की सीमा के भीतर, केवल आक्रमण करके नहीं जाते, हमारे सैनिकों का सर काट कर ले जाते हैं, और बिना सर का केवल धड़ वाला शव हम उसकी पत्नी को पकड़ाया जाता है, उसकी माँ को पकड़ाया जाता है। मैं किस किस की बात करूं? ये तो समय कम है, 4 सभाएं संबोधित करनी। मोती नगर से आई हूँ, अभी राजेंद्र नगर जाना है, दिल्ली कैंट जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं, क्या भुक्तभोगी हैं। जितनी बातें मैं कह रही हूँ वो सारी आप भोग रहे हैं, इसलिए मैं उधर से भी सिर हिलता हुआ देख रही हूँ, इधर से भी सिर हिलता हुआ देख रही हूँ। इन सारी बातों के आप भुक्तभोगी हैं, आपको आवश्यकता नहीं है कहने की। बिजली का बिल जब आपके सामने आकर खड़ा होता है तो आप कहते हैं कि बिजली में तो करंट नहीं आता, बिजली के बिल में करंट जरूर आ जाता है। सबको करंट लगता है, पानी के दाम बढ़ते, दवाई और पढ़ाई अलग, दवाई महंगी, पढ़ाई महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगा, रसोई महंगी, प्याज महंगा, टमाटर महंगा। प्याज पे तो कभी कभी मैं बैठकर सोचती हूँ कि काल चक्र ने कैसे अपना समय पूरा किया। 1998 में जब मैं मुख्यमंत्री थी, प्याज के दाम थोड़े बढ़े थे। उस समय शीला जी प्याज की माला पहनकर निकलती थी, लेकिन आज वही प्याज इनकी सरकार का काल बनकर खड़ा है इनके साथ। इसे दैवी न्याय कहते हैं मित्रों, डिवाइन जस्टिस। वो दैवी न्याय हो रहा है। 15 बरस के त्रास को समाप्त करने का मौका आया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जीतने के लिए लड़ रही है, और आप जिताने के लिए यहाँ बैठे हैं। बीच में एक और पार्टी आई, आम आदमी पार्टी। कई दिन तक तो चला कि आम आदमी पार्टी है। 5 दिन पहले जब संपत्तियों की घोषणा होने लगी उनके उम्मीदवारों की,
तो घोषणा हुई 30 करोड़ रुपया, 28 करोड़ रुपया। उस दिन मैंने शाम को कहा था कि भाई आम आदमी वालों, अब तुम आम आदमी पार्टी तो नहीं रहे, अब तो तुम्हारा नाम बदल के अमीर आदमी पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि 30 करोड़ की संपत्ति रखने वाला आम आदमी तो हो नहीं सकता। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ मित्रों, इन आम आदमी पार्टी वालों के लिए और इनके मुखिया के लिए, कि जो अन्ना का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। स्वयं अन्ना हजारे बोल रहे हैं, आपने सुना होगा उनको, कि मेरे नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि मुझे खबरें मिली हैं कि मेरे फंड का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब किसी को हराने का मन बना लो तो अपना वोट जाया मत करो, व्यर्थ मत करो। ये लोग एक भी सीट जीतने वाले नहीं है, एक भी सीट। सरकार बनाने की बात तो बहुत दूर है। मुकाबला दो ही पार्टियों के बीच में है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और कांग्रेस से आप इतने त्रस्त हो चुके हैं कि उससे छुटकारा पाने का एक ही आपके पास रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना। और इतने योग्य प्रत्याशी मिल जाए, पूर्णिमा विद्यार्थी जैसी, तो सोने पे सुहागा। नेतृत्व करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन, इतना साफ सुथरा और ईमानदार आदमी, इतना प्रभावी प्रशासक। जिस दिन उन्हें हमने तय किया तो मैंने कहा इस व्यक्ति ने दिल्ली को पोलियो से मुक्त किया था, अब यही व्यक्ति दिल्ली को कांग्रेस से मुक्त करेगा। और दिल्ली कांग्रेस से मुक्त होगी तो भारत कांग्रेस से मुक्त होगा। ये नींव पड़ रही है, ये ट्रेलर है, फिल्म आनी बाकी है। इसलिए आपसे कहने आई हूं मित्रों, कोई दूसरी बात सोचे बिना, जात पात धर्म मजहब इधर उधर कोई भी दूसरी बात सोचे बिना 4 तारीख के लिए मन बनाइए और उस मन को मतदान केंद्र तक ले जाइए, क्योंकि आखिरी दिन गिनती मन की नहीं मत की होगी। घर में बैठा हुआ मन जिताने हराने में भूमिका अदा नहीं करता। मशीन में दर्ज हुआ मन जिताया या हराया करता है। इसलिए मन बनाइए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, पूर्णिमा विद्यार्थी को विधायक बनाने के लिए और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनाने के लिए नींव डालते हुए जाइए। 4 दिसंबर को मतदान केंद्र के आगे लाइन लगाइए, अंदर जाकर कमल का बटन दबाइए और बहन पूर्णिमा विद्यार्थी को यहाँ से जिताकर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।